Hello everyone, class 9th, how are you guys? I hope you all will be fine. So in this session we would go and discuss on the chapter number 5th, the fundamental unit of life of your science book. So without any wait, let's look what is the fundamental unit of life. Okay, and many things, aspect of the cells, all things we includes in this session. So without any wait, let's look. Okay, so you can join. This is our official YouTube channel. Okay. Now this is our website. Okay, that is the fundamental unit of life. Okay, चलिए without any wait let's look. The fundamental unit of life, ये आपका चैप्टर नंबर 5th का है, साइंस 9th. ओके, सो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें समझना है इस सेशन पे, तो चलिए देखते हैं. यस, दैट इज़ अ माइक्रोस्कोप. आपने कई बार देखा होगा, अच्छे से देखिए. माइक्रोस्कोप के अलग अलग हिस्से रहते हैं. आपका प्रैक्टिकल लैब में भी ये चीज़ें दिखाई गई थी. माइक्रोस्कोप सेल को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है. छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, जिसमें अलग अलग तरीके के कई कंपाउंड लेंसेस होते हैं और कुछ मिरर होते हैं, जिसके बेसिस पर अपन लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं क्या है और किस तरीके से इसका यूज़ करना है. ओके, सो देखते हैं सेल अबाउट द इंट्रोडक्शन. देखते हैं सबसे पहले सेल का इंट्रोडक्शन क्या है. ओके, चलिए इंट्रोडक्शन की बात करते हैं. तो क्या बोली जाती है सेल के एस्पेक्ट में? सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. यदि आपका जब कभी भी सेल का डेफिनेशन पूछा जाता है तो आप सिंपल तौर पर भी यदि लिखते हो कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड द सेल, सो ऐसे केसेस में भी आपको नंबर कुछ दिए जाते हैं. ओके बच्चों, और साथ ही यदि हम एक डिफाइंड डेफिनेशन देखें इसका, तो सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ. इस तरीके से आप सिंपल सा इसका डेफिनेशन दे सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट में, ये इंट्रोडक्शन पे आप को लिखना है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ. द fundamental unit of life is also said that about the cell, as well as the structural and functional unit of the life it is also called. Okay, so now the next, it is known as the structural and functional unit of life because whole body is made of the cell. तो इसको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो हमारी पूरी बॉडी है वह पूरी तरीके से सेलों से मिलकर ही बनी हुई है. नेक्स्ट बात करते हैं, इट इज़ नॉन एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज ऑल फंडामेंटल रेगुलेशन और फंक्शनल रेगुलेट इनसाइड द सेल. और दूसरा, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलने का दूसरी वजह यह है कि जितने भी हमारे बॉडी के अंदर फंक्शन होते हैं, जितने भी काम होते हैं, उन सबको रेगुलेट करना ये सेल के अंदर होता रहता है. मतलब रेगुलेशन जो है सेल के अंदर ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है. तो हमने इंट्रोडक्शन देखा सेल के बारे में. आगे बढ़ेंगे, ये आप देख सकते हो, दैट इज अ एनिमल सेल का एक डायग्राम है. एनिमल सेल में कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं और प्लांट सेल किस तरीके से एनिमल सेल से डिफरेंस है, इसको भी अपन लोग अच्छे से समझते हैं. तो दैट इज़ अ एनिमल सेल. एनिमल सेल में आप कुछ चीज़ों को गौर करिए और कौन कहाँ पास रहता है इसको देखिए. दैट इज़ अ गोल्गी बॉडी. ओके, ये सेल के अंदर की स्ट्रक्चर है. दैट इज़ अ सेल मेम्ब्रेन, जो आउटर लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है. सेंट्रियोल्स बोले जाते हैं, जो ये लाइट ब्लू कलर की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है. दैट इज ये वाला स्ट्रक्चर जो आपके सामने है, दैट इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, दैट इज अ साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म कहाँ है बच्चों? ये है. साइटोप्लाज्म एक तरीके का लिक्विड होता है जो सेल के अंदर पाई जाती है. इनको हम एक एक करके सबको अच्छे से समझने वाले हैं. सच एज द गोल्गी बॉडी क्या है, किस तरीके से चीज़ें इसमें रहती हैं, सेल मेम्ब्रेन क्या है, इसका काम क्या है, सेंट्रियोल्स क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, दैट इज द साइटोप्लाज्म क्या है, राइबोसोम, दैट इज आल्सो कॉल्ड द फोटोकॉपी मशीन ऑफ द सेल. ओके, दैट इज अ राइबोसोम. ओके, नेक्स्ट क्या है बच्चों? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल के अंदर, क्योंकि जो आपका न्यूक्लियस है वह क्रोमोसोम को कंटेन करके रखते हैं. क्रोमोसोम डीएनए को कंटेन करके रखते हैं और डीएनए जो है किनको?
जीन्स को कंट्रोल करके रखते हैं, और जितने भी इंफॉर्मेशन या हमारे बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी स्टाइल, ओके, फिजिकल स्ट्रक्चर, हमारे फेशियल स्ट्रक्चर, हेयर स्टाइल, जितने भी हमारे पेरेंट्स से कैरेक्टर हमारे इसमें आते हैं, बच्चों में जितने भी कैरेक्टर अपने पेरेंट्स से आते हैं, उन सब के लिए जीन रिस्पॉन्सिबल है। और जीन कहाँ पाए जाते हैं, आप कह सकते हो न्यूक्लियस के अंदर। दैट्स वाई न्यूक्लियस इज आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल। लाइसोसोम, लाइसोसोम के बारे में भी अपन लोग डीपली डिस्कशन करेंगे कि क्या होता है। लाइसोसोम को सोसाइटल बैग के नाम से भी जानी जाती है, और ये आपका 1 नंबर के क्वेश्चन पे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं कि सोसाइटल बैग ऑफ द सेल किसको बोला जाता है। तो उस टाइम पे आपका आंसर रहेगा क्या, लाइसोसोम को। बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया में भी एक बेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। दैट मीन्स पावर हाउस ऑफ द सेल इज आल्सो नॉन एज द, किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। ओके, देन क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि न्यूक्लियस के बाहर की जो मेम्ब्रेन रहती है उसको बच्चों अपन लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो अभी तक हमने 2 चीजें समझी कि सेल का इंट्रोडक्शन क्या है और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर क्या है। आगे बढ़ेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दैट इज द ऑनियन पील। तो सेल को अच्छे से समझने के लिए, सेल को अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए आपको ऑनियन का पील देखना बहुत जरूरी है, जो सच में एक तरीके का बहुत अच्छा डायग्राम और स्ट्रक्चर बताता है। किसके बारे में बच्चों, सेल के बारे में। तो ये है ऑनियन पील। ऑनियन पील वह होता है, आपने देखा होगा जो प्याज है, प्याज के अंदर कुछ झिल्ली होती है जो ट्रांसपेरेंट होती है। उसको यदि अपन लोग अच्छे से ऑब्जर्व करें इन द अंडर ऑफ द माइक्रोस्कोप, तो अपन लोगों को कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जो कि एक तरीके का सेल का स्ट्रक्चर है। आगे देखते हैं, दैट इज अ स्पर्म। तो स्पर्म भी आप जानते हो, दैट इज अ मेल स्पर्म, मेल गैमेट। जो इंसान है उसमें 2 कैटेगरी होती है, मेल और फीमेल का। तो मेल जो है ऑलवेज कंटेन करके रखता है स्पर्म को, और स्पर्म अपने आप में एक सिंगल सेल होता है। ओके, और उसी तरीके से फीमेल कैटेगरी भी होती है ह्यूमन पे, और फीमेल कैटेगरी में जो फीमेल है वह एक ओवम को अपने साथ में इकट्ठा करके रखता है, या जो फीमेल की ओवरी है वह हर मंथ ओवम को रिलीज करती है। ओके, तो ओवम भी अपने आप में एक सिंगल सेल होता है। दैट्स वाई ये आप अच्छे से देख सकते हैं कि जब कोई स्पर्म ओवम से जाकर के फ्यूजन करता है तब केसेस पर जायगोट बनता है, और उससे ही बच्चे की उत्पत्ति होती है। ओके, आगे बढ़ेंगे। दैट इज अ फैट सेल। फैट सेल भी कुछ अलग तरीके के होते हैं, तो मतलब कुछ एग्जाम्पल हैं उनके टाइप्स के बेसिस पर कैसे। तो फैट सेल है ये, फैट सेल ऐसे होते हैं जो एनर्जी को कंटेन करके रखते हैं ज़्यादातर टाइम। सेल न्यूक्लियस रहता है फैट सेल में। आगे बात करते हैं, ओके, दैट इज अ ब्लड सेल। ब्लड सेल यू नो, आपके जो ब्लड है, आपका जो खून है, उसमें ये सेल्स पाए जाते हैं। तो अभी आपने कुछ एक्सपेरिमेंट शायद नहीं देखा होगा, क्योंकि वो मैंने 10th क्लास को दिखाया था कि सेल में किस तरीके से ब्लड सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, और इसको अपन लोगों ने ऑब्जर्व किया था प्रैक्टिकल लैब में, जिसमें अपन लोगों ने RBCs का आइडेंटिफिकेशन किया था। तो जब आप सेल को इस तरीके के स्लाइड बना करके और आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हो, तो आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसको अपन लोग ब्लड सेल बोलते हैं। आगे बात करेंगे, दैट इज अ स्मूथ मसल सेल। स्मूथ मसल सेल का मतलब होता है जो मसल्स में पाए जाने वाले सेल्स रहते हैं और वो भी स्मूथ रहते हैं। ओके, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें बीच में न्यूक्लियस कुछ इस टाइप से पाए जाते हैं। तो हमने अभी तक सेल के अलग अलग प्रकार देखे, और अलग अलग प्रकार के सेल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इसके बारे में पढ़ा। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे टाइप ऑफ सेल की। तो टाइप ऑफ सेल में अपन लोग 2 कैटेगरी पढ़ते हैं बच्चों, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। तो देखते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिसेलुलर और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टी सेलुलर। ओके, तो देखिए, सम ऑर्गेनिज्म आर द कॉन्स्टिट्यूएंट बाय अ सिंगल सेल, दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड द यूनिसेलुलर। ओके, आप इसमें आपको समझने वाली चीज ये है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इस वर्ल्ड में एक ही सेल से मिलकर के बने होते हैं, और ऐसे एक सेल से मिलकर के बने हुए सारे ऑर्गेनिज्म को अपन लोग यूनिसेलुलर सेल बोलते हैं बच्चों। ओके, और उसमें अपन लोग एग्जांपल लेते हैं अमीबा का, पैरामीशियम का, और आपका आ जाता है यूग्लिना का। ओके, यूग्लिना का। ओके, ये सब सिंगल सेल कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? सब सिंगल सेल कहलाते हैं। दूसरा हम बात करते हैं मल्टी सेलुलर की। तो मल्टी का मतलब होता है मैनी। क्या होता है? मल्टी का मतलब होता है मैनी, मैनी, और सेलुलर का मतलब होता है सेल।
मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से मिलकर के बने हों, लाइक अ मी, लाइक अ ह्यूमन। ओके, तो जितने भी इंसान हैं, जितने भी जानवर हैं, जितने भी प्लांट हैं, ज़्यादातर जो है लोग जो हैं वह मल्टी सेलुलर होते हैं, बिकॉज कि जो सारे ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि इंसान हो गया, पेड़ पौधे हो गए, जानवर हो गए, एनिमल्स हो गए, ओके, तो ये सारे बहुत सारे सेल को कंटेन करके ही एक होल बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, इसी वजह से हम इसको मल्टी सेलुलर बोलते हैं। और यही चीज़ें हमने लिखी है यहाँ, सम ऑर्गेनिज्म आर द कॉन्स्टिट्यूएंट बाय द मैनी सेल, दीज आर कॉल्ड द मल्टी सेल। और इसमें आपको बेस्ट एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है कि इसमें ह्यूमन में। आगे बात करेंगे। ओके, तो ये देख सकते हो आप, अमीबा का स्ट्रक्चर है। अमीबा एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और अमीबा का कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है, इरेगुलर शेप रहता है। आपसे यदि कभी पूछा जाता है तो अमीबा का इरेगुलर शेप रहता है, मतलब इसका डिफाइंड शेप नहीं है, हम जैसे बनाते हैं वैसे अमीबा की स्ट्रक्चर बन जाती है अमीबा का, जिसमें आपका ये वाला हिस्सा सीडोपोड्स कहलाती है। और ये सीडोपोड्स तब बनते हैं बच्चों जब अमीबा को अपना फूड कैप्चर करना हो, क्योंकि अमीबा के पास ना तो माउथ है, ना तो पैर हैं चलने के लिए, ओके, ना तो हाथ है। तो ऐसे केसेस पर वह खाना खाता कैसे है, वह फूड टेकिंग का प्रोसेस क्या है उसका, तो वह सीडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है फूड को कैप्चर करने के लिए। और फूड को कैप्चर करने के बाद उसको अपने सीडोपोडिया वाले हिस्से को कैप्चर कर लेता है और दोबारा ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। जैसे ही जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट वैक्यूल है, उसको बाहर निकालना होता है, तो उसी तरीके का फिर से फॉर्मेशन करता है और वेस्ट को बाहर निकालने के बाद फिर से दोबारा रीऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। तो सीडोपोड्स इसमें पाए जाते हैं बच्चों। दैट इज द फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल पहले बाहर था, सीडोपोड्स का फॉर्मेशन करने के बाद बॉडी के अंदर ले लिया और इसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट रहता है। तो आप इस बात को जरूर समझिए कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब ये नहीं होता कि उसमें ये न्यूक्लियस प्रेजेंट ना रहे। ओके, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों सेलों में जो न्यूक्लियस है वह प्रेजेंट रहते हैं। यूनिसेलुलर का जस्ट मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल से मिलकर के बने हों, तो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेंगे। दैट इज अ मेम्ब्रेन। ये जो लास्ट वाला हिस्सा है इसको हम अमीबा का मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये अंदर वाला हिस्सा इसको अपन लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्म। और ये कहला जाएगा आपका बाहर वाला हिस्सा जिसको हम बोलेंगे एक्टोप्लाज्म। और ये कहला जाता है आपका क्या, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। क्या कहला जाता है आपका, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो अमीबा के बारे में भी आपको बहुत सारी चीज़ें जानकारी मिली अभी, जिसके अलग अलग हिस्सों को किस नाम से जाना जाता है ये भी अपन लोगों ने समझा बच्चों। इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ेंगे कि इस वाले फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का आगे वाला हिस्सा किसके बारे में डिस्कशन करने को बोलता है। देखिए, यस, दैट इज अ पैरामीशियम। तो पैरामीशियम को स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर होता है, चप्पल के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको। पैरामीशियम एक तरीके का सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और इसका चप्पल के जैसा स्ट्रक्चर होता है, स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके बाहरी हिस्से पर कुछ, ये बाहरी हिस्सा आप देख सकते हैं जिसमें आपको कुछ रेसे निकले दिखाई दे रहे हैं। ये वाला हिस्सा कुछ रेसे निकले दिखाई दे रहे हैं और इन रेसों को बोला जाता है बच्चों सीलिया। क्या बोलते हैं इसको, सीलिया। ओके, अब इस पैरामीशियम के स्ट्रक्चर को अपन लोग समझते हैं कि कौन कौन से हिस्से को क्या क्या बोला जाता है। दैट इज कॉल्ड द बकल कैविटी। ये वाला हिस्सा जो है बकल कैविटी होता है, जिसके थ्रू जो पैरामीशियम है वह खाना या फूड टेकिंग की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। सीलिया जो है ये रोए लाइक स्ट्रक्चर है या ब्रेस्ट लाइक स्ट्रक्चर है जो पैरामीशियम के आउटर सरफेस पे पाए जाते हैं। ये ऐसा देख लीजिए, ऐसा ऐसा है और इसके थ्रू ही, इसकी वजह से ही पैरामीशियम एक जगह से दूसरी जगह तक ईजिली मूव कर पाता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, सेल मेम्ब्रेन पाए जाएंगे, क्योंकि सेल है, सेल से मिलकर के बनी हुई है, दैट्स वाई, सेल से मिलकर नहीं, सिंगल सेल है, दैट्स वाई सेल मेम्ब्रेन तो कंपलसरी होंगे। दैट इज अ पोस्टीरियर एंड, पोस्टीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड और होता है लेटरल एंड। तो पोस्टीरियर एंड का हिस्सा ये हो जाएगा और एंटीरियर एंड का हिस्सा ये हो जाएगा, ये वाला। दैट इज द साइटोफेरनेक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइटोफेरनेक्स? साइटोफेरनेक्स का ये वाला हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और इसको, ये खाना जो है इसके अंदर वो इस तरीके से बेसिस पर है, उसको हम बोलेंगे फूड वैक्यूल। और इसमें भी क्या रहता है बच्चों, माइक्रो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं, मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट रहते हैं पैरामीशियम पर, बस उसकी साइज थोड़ी सी छोटी होती है। ओके, तो आपने ये पैरामीशियम के बारे में भी कुछ चीज़ें समझी, इसके हिस्सों को समझा। आगे बढ़ेंगे अपन लोग। Okay, cell consist of different organelles.
इसके बारे में अपन लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, हाउ आर यू गाइस? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। सो टुडे वी हैव गोइंग टू डिस्कशन द सेल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनेल्स। दैट मीन्स जो सेल है वह किन किन पार्ट से मिलकर के बनी होती है। तो चलिए इंतजार नहीं करते हैं और चीज़ें शुरू करते हैं। ओके तो जो सेल है आपका बच्चों वह न्यूक्लियस से मिलकर के बनी होती है, क्योंकि आपने प्रीवियस वाले जो आपका क्लास हुआ था, प्रीवियस वाले वीडियो में आपने देखा था कि एनिमल सेल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं, और उसमें ज़्यादातर चीज़ें जो आपने देखी थी वो सारे के सारे क्या थे? सेल ऑर्गेनेल्स थे, जो सेल के अंदर प्रेजेंट होने वाली चीज़ें हैं। तो यही बात हम बात करते हैं। दैट इज़ अ न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहता है, लाइसोसोम प्रेजेंट रहता है, राइबोसोम प्रेजेंट रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट रहता है, प्लाज्मिड्स प्रेजेंट रहेंगे, सेल वॉल प्रेजेंट रहेंगे, और गोल्गी एपार्टस दैट मीन गोल्गी बॉडी प्रेजेंट रहते हैं। एक एक करके देखते हैं। सेल इज डिवाइडेड इनटू द 2 कैटेगरी। जो सेल है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। दैट इज कॉल्ड द प्रोकैरियोटिक, और दूसरा होता है बच्चों यूकैरियोटिक। ओके तो प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या है? प्रोकैरियोटिक में ज़्यादातर सिंगल सेल वाली या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है, जिसमें लैक ऑफ न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ओके तो इनमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की थोड़ा सा कमी होता है, थोड़ा सा नहीं कमी ही होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सही तरीके से दिखाई नहीं देती प्रोकैरियोटिक सेल में। ओके तो प्रोकैरियोटिक सेल का देखते हैं, इसका इंट्रो क्या है? से वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आर नॉट प्रेजेंट। अब देखिए, अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक की। तो मैंने क्या बोला था अभी आपको कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वह लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दैट मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? जब इस केसेस पर, जब प्रोकैरियोटिक के केसेस पर न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं रहता, तो ऐसे केसेस पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या काम? दैट्स वाई इसमें जो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है इसमें प्रेजेंट नहीं रहता प्रोकैरियोटिक में। सिंपल इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में सिंपल होता है, बात सही है। इट्स कंटेन सिंगल क्रोमोसोम, और साथ में जो प्रोकैरियोटिक है वह सिंगल क्रोमोसोम को कंटेन करके रखता है। आगे बात करते हैं, न्यूक्लियस इज एब्सेंट। ये हमें अभी हमने बात की कि न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, और साइज ऑफ द सेल इज जनरली स्मॉल 1 to 10 माइक्रोमीटर। ओके तो जो सेल की साइज है वह बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, करीब करीब कितना? 1 to 10 माइक्रोमीटर के आसपास। ओके तो इसके बारे में आप अच्छे से समझ लीजिए। 5 पॉइंट दिए गए हैं, और 5 पॉइंट आपको यूकैरियोटिक में पढ़ना है बच्चों, और आपका 5 पॉइंट यदि आप अच्छे से इनको समझ लेते हैं तो इस बेसिस पर आपका डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में जब कभी भी आपसे पूछा जाता है तो आप अच्छे से और आसानी से इसको समझ के और आप अच्छे से लिख सकते हैं। ओके क्या है? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता, सिंपल स्ट्रक्चर रहती है, सिंगल क्रोमोसोम को कंटेन करके रखता है, छोटा होता है, और दूसरा एब्सेंट रहती है न्यूक्लियस। आगे बात करते हैं, यूकैरियोटिक की बात करते हैं। यहाँ यूकैरियोटिक का स्पेलिंग थोड़ा सा गलत है, यूकैरियोटिक ये गलत है। ओके यूकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक में क्या होगा? जितने भी आपने प्रोकैरियोटिक में चीज़ें पढ़ी, जितनी भी प्रोकैरियोटिक में आपने चीज़ें समझी, तो उसके जस्ट उल्टा हो जाएगा। कैसे? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। जब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट रहेगा। दूसरी बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर। वो सिंपल स्ट्रक्चर में सिंपल होता था प्रोकैरियोटिक, बट यदि हम इन द केस ऑफ द यूकैरियोटिक इट इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ओके नेक्स्ट क्या है? इट कंटेन मोर देन 1 क्रोमोसोम, और एक से ज्यादा क्रोमोसोम को ये कंटेन करके रखता है। ओके नेक्स्ट बात करते हैं, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। बात सही है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, और इसकी जो साइज है वह थोड़ी सी बड़ी होती है, थोड़ी सी नहीं लार्ज होती है, और करीब करीब 5 to 100 के आसपास इसकी साइज बढ़ जाती है। ओके एक बार फिर से रिवाइज करते हैं अपन लोग। यदि मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक की, तो प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहेगा, जनरली सिंपल साइज के रहेंगे। ओके और उसके बाद में आपका उसकी साइज जो है बहुत छोटी रहती है, 1 से लेकर के 10 माइक्रोमीटर के आसपास। और एक और चीज़ था, सिंपल स्ट्रक्चर होता है। ओके और सिंगल क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये था आपका प्रोकैरियोटिक का। यूकैरियोटिक की बात करें तो मल्टीसेलुलर, सॉरी नॉट अ मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर तो होते ही होते हैं। ओके ये इसमें आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगा, मोर देन 1 क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेंगे, और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा। और इसकी जो न्यूक्लियस की साइज है वह, सॉरी इसकी जो साइज है, न्यूक्लियस की साइज है वह बड़ी होगी। ये नहीं, ये इसकी साइज ही बड़ी होगी, करीब करीब 5 से लेकर के 100 मीटर के, सॉरी 100 म्यू के आसपास का। ओके आगे बढ़ते हैं। तो ये अभी आपने कुछ चीजें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में समझी। बात करते हैं वेरियस शेप ऑफ द सेल। जो
सेल का शेप है वह किस किस बेसिस पर अलग अलग तरीके के होते हैं। तो देखिए, सेल आर फाउंड इन द वेरियस शेप सच एज द राउंड शेप, स्पेरिकल शेप, मतलब सेल जो है अलग अलग शेप में पाए जाते हैं, अलग अलग आकार में पाए जाते हैं। कुछ राउंड पर रहते हैं, राउंड रहते हैं गोल, कुछ स्पेरिकल रहते हैं, ओके, कुछ ओवल रहते हैं, कुछ स्पेंडल रहते हैं और कुछ ब्रांचेस लाइक रहते हैं और कुछ ब्रांचेस लाइक रहते हैं। तो ये अलग अलग शेप है किसके, आपके सेल के। बात करते हैं सेल ऑर्गेनेल्स की, बात करते हैं न्यूक्लियस की। सेल ऑर्गेनेल्स में हमने अभी बात की कि अपन लोग न्यूक्लियस की बात करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे, लाइसोसोम की बात करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करेंगे। सारी चीजें अभी हमने आप सेल ऑर्गेनेल्स में किस तरीके से बातें करेंगे इसके बारे में समझा। सेल ऑर्गेनेल्स में क्या है बच्चों, न्यूक्लियस की बात करते हैं। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स। तो न्यूक्लियस क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेल का ऑर्गेनेल्स है ऑफ द सेल, एज इट रेगुलेट ऑल द एक्टिविटी ऑफ द सेल। और ज्यादातर जो सेल की एक्टिविटी है उसको रेगुलेट करने का यदि कॉन्स्टिट्यूशन किसी को जाता है तो वह आपका न्यूक्लियस है। आगे बढ़ेंगे, दैट इज द न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, प्रोनाउंसिएशन के बेसिस पर, स्पेलिंग के बेसिस पर डिफरेंसेस है। ओके, तो न्यूक्लियोलस क्या कहता है, देखिए अच्छे से, इट इज द पार्ट ऑफ द न्यूक्लियर। ओके, ये जो है न्यूक्लियर का पार्ट है, न्यूक्लियर का हिस्सा है, कौन, न्यूक्लियोलस। ओके, इट इज नॉन एज द फैक्ट्री ऑफ द राइबोसोम। और न्यूक्लियोलस को फैक्ट्री ऑफ द राइबोसोम के नाम से भी जाना जाता है। इसको दिमाग पे रखना है आपको, फैक्ट्री ऑफ द राइबोसोम के नाम से। इट हेल्प इन द प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ द बॉडी। और न्यूक्लियोलस जो है बॉडी के अंदर प्रोटीन को सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। बात करते हैं क्रोमोसोम की। क्रोमोसोम आपके कहाँ रहते हैं बच्चों, न्यूक्लियस में रहते हैं। तो क्रोमोसोम के काम क्या है, वो किस तरीके से चीजों को कंटेन करके रखता है, क्या है, इसके बारे में समझते हैं। दे आर अ व्हीकल ऑफ अ जीन, व्हीकल ऑफ द जीन, जीन का व्हीकल होते हैं, जीन को कैरी करने वाले होते हैं कौन, क्रोमोसोम। बात सही है। जीन्स आर द कैरिड बाय द क्रोमोसोम। और जो जीन्स है वह क्रोमोसोम के द्वारा कैरी किए जाते हैं। कैरी मतलब होता है ले जाना, ढोना। तो जो जीन है पेरेंट्स से बच्चों में जीन आते कैसे हैं, तो उसको कैरी कौन करता है, लाता कौन है, तो वह लाने का जो काम है वह आपका क्रोमोसोम करता है। इसी वजह से हमने लिखा है कि जीन आर द कैरिड बाय द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के द्वारा कैरी किए जाते हैं। जीन एक्सप्रेस आवर कैरेक्टरिस्टिक सच एज द इंटेलिजेंस, कॉम्प्लेक्सेशन और हाइट। ओके, तो जो जीन है वह यह डिसाइड करते हैं बच्चों, हमारे जो जीन होते हैं, जो क्रोमोसोम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी या वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन लेके आते हैं, तो जीन हमारे कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं कि हमारी जो हाइट है वह कैसी होगी, हमारे बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा, हमारे बॉडी का कलर कैसा होगा, हमारे हेयर स्टाइल कैसे रहेंगे, हमारे वॉकिंग स्टाइल कैसे रहेंगे। तो ज़्यादातर एक्टिविटी को यदि कोई किसी के ऊपर यदि हम डिपेंड है या हमारे ऊपर आते हैं हमारे पेरेंट्स के कुछ कैरेक्टर, तो उसकी वजह जो है हमारे जीन्स हैं जो कि क्रोमोसोम के द्वारा कैरी किए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, हाँ, न्यूक्लियोलस को समझ लिया ना, फैक्ट्री ऑफ द राइबोसोम बोली जाती है। आगे बढ़ते हैं, दैट इज अ न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट रहता है, ये आपका सेल का स्ट्रक्चर है, अच्छे से देख सकते हो। सेल के बीच वाला हिस्सा ये कहलाता है न्यूक्लियस। ओके, और ये न्यूक्लियस के अंदर ही आपके क्रोमोसोम कंटेंट रहते हैं, क्रोमोसोम के बाद आपका डीएनए कंटेंट रहते हैं और डीएनए के बाद आपका जीन कंटेंट रहते हैं। और बाकी की ये चीज़ें जो हैं ये अदर सेल ऑर्गेनेल्स के हिस्से हैं। इसमें से कुछ माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, कुछ लाइसोसोम होंगे, कुछ आपके राइबोसोम होंगे, साइटोप्लाज्म होंगे, ओके, सेल मेम्ब्रेन होंगे। तो बहुत सारे चीज़ें और हैं, लेकिन हमें इसमें न्यूक्लियस को समझना था, तो न्यूक्लियस को ये वाले हिस्से को न्यूक्लियस बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे, दैट इज ए न्यूक्लियोलस। और जो न्यूक्लियस अलग चीज़ थी और न्यूक्लियोलस अलग चीज़ है, तो ये कहलाती है न्यूक्लियोलस का स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं, दैट इज अ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर जो है कुछ इस तरीके से रहता है, ये जिसमें 2 क्रोमाइड से मिलकर के ये क्रोमोसोम बने रहते हैं। आगे बढ़ेंगे, ये देख लिए अच्छे से, क्रोमोसोम ये आपके न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं क्रोमोसोम। और इसके यदि और जूम करके देखा जाए तो आपको यहाँ अच्छे से देखना, तो यहाँ कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये, तो ये डीएनए है, डीएनए के स्ट्रक्चर है। और डीएनए के अंदर आपके क्या रहते हैं, जीन्स रहते हैं। और डीएनए में सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर रहती है कुछ इस तरीके का, और इन स्ट्रक्चर में आपके जीन्स प्रेजेंट रहते हैं। जो जीन का काम क्या है मैंने अभी बताया आपका, कि कैरेक्टर को वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे लाने ले जाने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आगे बढ़ते हैं, ओके, बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक सेल का ही एक हिस्सा है, सेल का ही एक ऑर्गेनेल्स है। और कहाँ प्रेजेंट रहता है और काम क्या करता है इसको देखिए। इट इज लोकेटेड अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। दैट मीन्स जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वह न्यूक्लियस के अराउंड क्या होते हैं, प्रेजेंट रहती हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर प्रेजेंट रहती हैं। दे आर लार्ज नेटवर्क लाइक अ स्ट्रक्चर। और साथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बहुत बड़ा सा नेटवर्क फैला रहता है न्यूक्लियस के चारों ओर।
इट लुक लाइक अ लॉन्ग ट्यूब और राउंड और एवलॉन्ग बैग। ओके, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो आपको लॉन्ग ट्यूब के तरह के स्ट्रक्चर दिखाई देती है, राउंड दिखाई देती है और एवलॉन बैग की तरह स्ट्रक्चर दिखाई देती है। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो आपके दो कैटेगरी के होते हैं बच्चों, उसको बोला जाता है RER और दूसरा बोला जाता है SER। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो हिस्से कौन है? RER का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। यस, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही हिस्सा है, जिसमें अपन लोगों ने अभी देखा कि SER और RER दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, वो एक्चुअली हैं क्या। द मेन फंक्शन ऑफ ER आर द डेक्सिफिकेशन ऑफ द पॉइजनस मटेरियल एंड एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल। ओके, तो यहाँ लिखा गया है कि जो ER है दैट मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसका मेन फंक्शन है होता है यह क्या कहते हैं, पॉइजनस मटेरियल को एक्सचेंज करने के डेट्रिक्सिफिकेशन करता है पॉइजनस मटेरियल का और एक्सचेंज करता है एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल, मटेरियल के साथ में एक्सचेंज करता है, और दूसरा पॉइजनस मटेरियल को डेट्रिक्सिफिकेशन करने का काम करता है। दूसरा क्या है, फंक्शन ऑफ द RER दैट मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, वो तो हमने स्मूथ का पढ़ा, तो रफ का काम क्या है, नहीं रफ का काम नहीं, वो ER का काम था। ये होता है आपका रफ का काम आ जाएगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द साइड ऑफ द प्रोटीन एंड दे आर मैन्युफैक्चर प्रोटीन। ओके, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या होते हैं, प्रोटीन का साइड होता है और साथ में ये मैन्युफैक्चर करता है, मतलब बनाता है किसको, प्रोटीन को। इट्स कंसिस्ट ऑफ मैनी राइबोसोम एंड सो द सरफेस इज रफ। ओके, तो साथ में ये प्रोटीन को मैन्युफैक्चर का काम करता है और साथ ही साथ ये बहुत सारे राइबोसोम को अपने साथ में कंटेन करके रखता है। इसी वजह से इसका जो सरफेस है वह कैसा होता है बच्चों, रफ होता है, और इसी वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, बात समझ में आई। ER का काम क्या है और दूसरा RER का काम क्या है और SER का काम क्या है। RER का मतलब रफ इसलिए है क्योंकि यह राइबोसोम को कंटेन कर रखता है और प्रोटीन को मैन्युफैक्चर में हेल्प करता है, इसी वजह से इसके जो सरफेस है वह कैसे होते हैं, रफ होते हैं। आगे बढ़ेंगे। ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है न्यूक्लियस के बाहर वाला हिस्सा है, ये वाला, यहाँ से आप देख सकते हैं बाहर वाला हिस्सा, इसको हम ही ER बोलते हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपन लोग बोलते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर इस तरीके से आपको दिखाए जा रहे हैं, ये सच में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे कि इसकी एक्चुअली साइड कहाँ पास होती है और ये एक्चुअली रहता कहाँ पास है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दैट इज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है न्यूक्लियस के चारों ओर प्रेजेंट रहते हैं। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के चारों ओर प्रेजेंट रहते हैं। तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के चारों प्रेजेंट रहते हैं। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के बाहर की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसी को अपन लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल, और ये मटेरियल को दैट मीन्स जो फूड के लिए इंपॉर्टेंट मटेरियल हैं उनको एक्सचेंज करने का काम करता है और इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्या है, इट कंटेन क्रोमोसोम, और साथ में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है क्रोमोसोम को कंटेन करके रखते हैं। तो वही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का अंदर वाला हिस्सा न्यूक्लियस का क्रोमोसोम को कंटेन करके रखते हैं, बात भी सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये देख सकते हो आप लोग, इसमें आपको दिखाया गया होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता कहाँ है। ये भी सेल का ही स्ट्रक्चर है, जिसमें आपका जो येलो कलर के जितने भी स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं पूरे सेल में एक तरीके के लिक्विड होते हैं जिसको आप साइटोप्लाज्म बोलते हो। बीच वाला हिस्सा आपका आ जाएगा न्यूक्लियस का। ये वाला हिस्सा जो आपको ब्लू कलर के कुछ गोल तरीके से दिखाई दे रहे थे इसको हम बोलते हैं राइबोसोम, और ये आपका कहला जाता है सेल मेम्ब्रेन जो बाहर वाला हिस्सा, और जो न्यूक्लियस के बाहर वाला हिस्सा ग्रीन वाला, इसको अपन लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाले हिस्से भी आपको समझ में आए होंगे। आगे बढ़ेंगे। ओके, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाला हिस्सा अपन लोग समझ रहे थे। आगे बढ़ते हैं। दैट इज अ गोल्गी एपार्टस की बात करेंगे, गोल्गी बॉडी की बात करेंगे। इसमें कौन सी चीज़ें हैं जो हमें समझने लायक है, जानने लायक है, इसको देखिए। कैमेलियो गोल्गी, अ फेमस बायोलॉजिस्ट एंड साइंटिस्ट, रिकॉग्नाइज द गोल्गी बॉडी इन द नर्व सेल। ओके, तो एक फेमस साइंटिस्ट हुए बायोलॉजी के क्षेत्र में जिनका नाम था कैमाइलो गोल्गी, और फेमस बायोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने नर्व सेल के अंदर जो है गोल्गी बॉडी को रिकॉग्नाइज किया, गोल्गी बॉडी को
आइडेंटिफिकेशन किया। ओके, इसी वजह से इनका नाम गोल्गी बॉडी पड़ जाता है। दे आर लोकेटेड इन द नर्व सेल, और ये कहाँ लोकेटेड रहता है आपका नर्व सेल में। तो नर्व सेल भी एक तरीके का सेल है, उसमें रहता है, एज वेल एज द एवरी पार्ट ऑफ द सेल। नर्व सेल के साथ साथ सेल के अलग अलग पार्ट में, हर एक पार्ट में ये प्रेजेंट रहते हैं। कौन से? गोल्गी अपॉर्टस। नेक्स्ट क्या है? दे आर अ पैरेलल वे, और ये हमेशा पैरेलल वे में रहते हैं। पैरेलल वे, ऐसे पैरेलल वे में रहते हैं, एक के बाद एक के बाद एक, ऐसा पैरेलल वे में। इट्स कॉन्सिस्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन, और यह गोल्गी बॉडी जो है पूरे मेम्ब्रेन के पूरे सिस्टम को कंटेन करके रखता है, कॉन्सिस्ट करके रखता है बच्चों। बाउंस बाइकल अरेंज अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर एंड स्टॉक कॉल्ड द मिस्टर्स। ओके, स्टॉक कॉल्ड द मिस्टर्स। तो साथ में यहाँ बोला गया है कि सेल मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन ऑफ सिस्टम के क्या करके रखता है? कॉन्सिस्ट करके रखता है। बाउंड वाइकल होते हैं, अरेंज करते रहे अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल तरीके के जो स्टॉक्स मिस्टर्स होते हैं उनको। ओके, आगे बढ़ेंगे। गोल्गी बॉडी के बारे में 2-4 लाइनें और हैं जो हमें समझना है, वह यह है, द मेन फंक्शन गोल्गी बॉडी इंक्लूड्स द स्टोरेज। जो मेन फंक्शन है गोल्गी बॉडी का, वह काम क्या है आपका? स्टोरेज का काम करता है। मॉडिफिकेशन एंड द पैकिंग ऑफ द प्रोडक्ट इन द व्हीकल, और साथ में जो प्रोडक्ट है उनको क्या करता है? पैकिंग करने का काम करता है, मॉडिफिकेशन करने का काम करता है व्हीकल में। इट हेल्प द सिस्टम ऑफ लाइसोसोम, इट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोम, और ये जो गोल्गी बॉडी है वह लाइसोसोम के सिंथेसिस में भी मददगार होता है, लाइसोसोम के सिंथेसिस में भी मदद करता है। आगे बढ़ेंगे। दैट इज अवर गोल्गी अपॉर्टस। तो गोल्गी अपॉर्टस दिखने में कैसा है और सेल के किस हिस्से में रहता है वो देख सकते हैं। तो एक्चुअली आपके गोल्गी अपॉर्टस ये है, ये छोटा सा हिस्सा जो आपके सेल के अंदर रहता है। इसको यदि हम जूमिंग करके देखें तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देती हैं चीज़ें, ये इस तरीके से चीज़ें दिखाई देती हैं जिसमें अलग अलग हिस्से अच्छे से आप देख सकते हैं। ओके, जो ब्लू कलर में दिखाया गया है गोल्गी अपॉर्टस का स्ट्रक्चर है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लाइसोसोम की, और यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन आपका बनता है, वाई लाइसोसोम इज आल्सो नॉन एज द सोसाइटल बैग। ओके, तो ये इसका जिक्र किया गया हो कहीं है। ओके, लाइसोसोम के बारे में बोला गया है कि दे आर नॉन एज द सोसाइटल बैग ऑफ द सेल। इसको जो है सोसाइटल बैग ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। दे लुक लाइक राउंडेड बॉडी कॉन्सिस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम। तो ये जो है ऐसा लगता है कि राउंडेड बॉडी तरीके के जिसकी स्ट्रक्चर हो, और यह डाइजेस्टिव एंजाइम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम? डाइजेशन का मतलब क्या होता है? डाइजेशन का मतलब होता है पाचन, यूटिलाइजेशन, और एंजाइम का मतलब होता है जो पाचन में हेल्प करने वाली चीज़ें हों। ओके, एंजाइम। तो डाइजेस्टिव एंजाइम को यह कंटेन करके रखता है कौन? लाइसोसोम। लाइसोसोम एक्ट एज अ क्लीनर और स्वीपर ऑफ द सेल। तो लाइसोसोम जो है एक तरीके से क्लीनर का काम करता है सेल के अंदर, और एक तरीके से स्वीपर्स का काम करता है सेल के अंदर। साफ सफाई का काम करने का यदि किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेल के अंदर तो वह आपका लाइसोसोम है बच्चों। लाइसोसोम एक्ट एज अ सोसाइटल बैग एज दे कंसिस्ट ऑफ द पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। ओके, तो लाइसोसोम को ये एक तरीके के सोसाइटल बैग की तरह एक्ट करता है, और ये पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम को क्या करके रखता है बच्चों? कंटेन करके रखता है। तो लाइसोसोम के बारे में भी चीज़ें सफिशिएंट है। ये आप देख सकते हो, दैट इज एनिमल सेल, और एनिमल सेल के अंदर ये वाला जो हिस्सा है वह आपका लाइसोसोम का हिस्सा है, और इसको यदि हम जूम करके देखें तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है लाइसोसोम का। ओके, देख सकते हो। मेरे ख्याल से आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी ना। चलिए बाकी चीज़ें देखते हैं। ओके, दैट इज़ अ माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी आपका सेल का ही हिस्सा है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया के पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। ओके, इट इज़ आल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। देखिए ये है पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सेल की जितनी भी डिमांड है एनर्जी की वो सब पूरा करने के यदि किसी को कॉन्ट्रीब्यूशन जाता है तो वह माइटोकॉन्ड्रिया को जाता है ऑफ द सेल। इट्स हेल्प इन द पावर प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, और ये किसकी प्रोडक्शन पे मदद करता है? एटीपी की प्रोडक्शन पे मदद करता है, और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, तो एटीपी के फॉर्म पर एनर्जी को सेव करके रखता है, उसके प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया हैव द टू मेम्ब्रेन कवरिंग इन विच आउटर मेम्ब्रेन इज द पोरस इन नेचर।
एंड वाइल द इनर मेम्ब्रेन इज द डीपली फोल्डेड। ओके, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया बच्चों वो दो मेम्ब्रेन से कवर होकर के बनता है। जो बाहर वाली मेम्ब्रेन रहती है उसको पोरस नेचर का होता है वो, और जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है वह डीपली फोल्डेड रहती है। ओके, इसके स्ट्रक्चर जब देखेंगे तब समझ में आ जाएगा। इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वह डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हो गया। क्यों? क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा कि कौन सा मेम्ब्रेन किसको कंटेन करके रखता है। ओके, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। आउटर मेम्ब्रेन को पोरस नेचर का होता है, इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड रहता है और क्रिएट करते हैं लार्ज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेशन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी का जनरेशन किया जा सके, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर करके रखते हैं और केमिकल रिएक्शन पे एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक एटीपी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज यूज्ड फॉर। ओके, तो एटीपी को एनर्जी करेंसी के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। ओके, एनर्जी करेंसी के नाम से भी जाना जाता है। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल इज आल्सो नोन एज द एटीपी। ओके, तो आप ये क्वेश्चन भी आप अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि ये यहाँ से भी एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के टाइप पर। ओके, रैंकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड फॉर द मैकेनिकल वर्क, और साथ में केमिकल कंपाउंड की रैंकिंग करता है मैकेनिकल कामों के लिए, मैकेनिकल वर्क के लिए। ये देख सकते हैं आप लोग, माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ स्ट्रक्चर दिखाया गया है। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, जो दो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं। तो आप इनर मेम्ब्रेन ये वाला हिस्सा है। ओके, ये क्या करते रहता है? डीपली फोल्डेड रहता है। तो डीपली फोल्डेड है, बिल्कुल डीपली फोल्डेड है, देख लीजिए डीपली फोल्डेड है। और आउटर मेम्ब्रेन जो है डीपली फोल्डेड नहीं होता, ये पोरस नेचर का होता है। ओके, दैट इज कॉल्ड द मैट्रिक्स, दैट इज कॉल्ड द साइट्रिएरिया। और ये फिगर आपका किसका है? माइटोकॉन्ड्रिया का। आगे बढ़ेंगे। ओके, दैट इज अ प्लाज्लेट्स। प्लाज्लेट्स की बात करते हैं, ये भी आपके सेल का ही एक हिस्सा है। प्लाज्लेट्स प्रेजेंट ओनली इन अ प्लांट सेल। किस में प्रेजेंट रहता है बच्चों? प्लाज्लेट्स प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है। दे आर टू टाइप ऑफ प्लाज्लेट्स, और ये दो तरीके के प्लाज्लेट्स होते हैं। एक होता है आपका एक हो जाता है आपका क्रोमोप्लास्ट, जो कि कलर्ड प्लास्टिक रहता है, और दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट जो कि कलरलेस प्लाज्लेट्स रहता है। तो प्लाज्लेट्स का काम क्या बताया मैंने कि प्रेजेंट रहता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है। एनिमल सेल में प्लाज्लेट्स नहीं पाए जाते, प्लांट सेल में पाए जाएंगे। प्लांट सेल में प्रेजेंट रहता है। दे आर टू टाइप ऑफ प्लाज्मिड, दो तरीके के प्लाज्मिड्स होते हैं। एक होता है आपका क्लोरोप्लास्ट वाला प्लाज्मिड्स जो कि कलर्ड वाला प्लाज्मिड्स होता है, और दूसरे जो होते हैं उसको बोला जाता है ल्यूकोप्लास्ट, और ये कलरलेस तरीके का प्लाज्मिड्स होता है। प्लाज्मिड्स विद द क्लोरोफिल पिगमेंट आर कॉल्ड एज द क्लोरोप्लास्ट। तो यदि प्लाज्मिड्स साथ में क्लोरोफिल मिल गया तो ये दोनों कंबाइन तौर पर क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन करते हैं। दे कैन बी ग्रीन, और ये हो सकते हैं अलग अलग कलर के, जैसे ग्रीन हो सकता है, रेड हो सकता है, येलो हो सकता है और ब्राउन हो सकता है। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द पिगमेंट, वो इस पर डिपेंड करता है कि जो पिगमेंट है वह किस तरीके का है। तो प्लांट सेल में प्लाज्मिड्स यदि रेड पिगमेंट से मिलता है तो आपका जो रेड के तरीके के प्लाज्मिड्स बन जाएंगे। येलो से मिलता है तो येलो तरीके के, ब्राउन से मिलता है तो ब्राउन तरीके के। तो ये किस पर डिपेंड करता है? एक्चुअली पिगमेंट, टाइप ऑफ पिगमेंट पर डिपेंड करता है। आगे बढ़ेंगे। दैट इज अ फंक्शन। फंक्शन क्या है आपका क्लोरोप्लास्ट का? ओके, क्लोरोप्लास्ट आर नॉन एज द किचन ऑफ द सेल। ओके, बहुत बढ़िया। यहाँ भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसको किचन ऑफ द सेल भी बोला जाता है, सेल का किचन। ओके, किचन ऑफ द सेल के नाम से भी जानी जाती है। इट हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ फूड, और ये फूड के सिंथेसिस में, फूड के सिंथेशन पे मदद करता है बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। किस प्रोसेस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो प्लांट है वह अपना खाना बनाते हैं, तो उसमें यह मददगार होता है। ल्यूकोप्लास्ट जो है ये स्टोर करता है मटेरियल को, जैसे कि स्टार्च हो गया, ऑयल हो गया और प्रोटीन प्रोडक्ट को। तो ल्यूकोप्लास्ट जो है किन किन अलग अलग चीज़ों को कंटेन कर रखता है? मैंने बोला स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्रोमोप्लास्ट क्या है? क्रोमोप्लास्ट जो है, क्रोमोप्लास्ट इम्पैक्ट कलर टू द फ्लावर विच हेल्प इन अ पॉलिनेशन। तो जो आपका क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमो का मतलब कलर, जो क्रोमोप्लास्ट है वह फ्लावर के जो कलर किस तरीके से रहेंगे उसको डिसाइड करता है, जिससे पॉलिनेशन के प्रोसेस में यह मददगार हो सके, पॉलिनेशन के प्रोसेस आसानी से इसमें हो सके। बच्चों आगे बढ़ेंगे। ओके, ये देख सकते हो, यही है आपका ये लीफ के अंदर का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट रहता है और कुछ ऐसे बंडल तरीके से ऐसे जमे रहते हैं, और इसी को क्या बोला जाता है? किचन ऑफ द सेल भी इसी को बोला जाता है। ये अच्छे से देख सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट का आपका स्ट्रक्चर है। आगे बढ़ते हैं।
बात करते हैं वैक्यूल्स की, फूड वैक्यूल्स की। जो प्लांट है उसमें वैक्यूल्स का क्या मददगार है? स्टोरेज सैक फॉर सॉलिड और लिक्विड मटेरियल। तो जो वैक्यूल्स रहते हैं वह एक तरीके का स्टोरेज सैक होते हैं सॉलिड और लिक्विड मटेरियल के लिए। वैक्यूल आर लार्ज एंड द नंबर्स ऑफ द प्लांट सेल। ओके, तो जो वैक्यूल है वह बड़े होते हैं, साइज में लार्ज होते हैं और न्यूमरस होते हैं प्लांट सेल में। दे आर स्मॉल और एब्सेंट इन द एनिमल सेल। और ये यदि जो वैक्यूल्स वह छोटे रहते हैं लेकिन एनिमल सेल के केसेस पर ये एब्सेंट रहते हैं। दो चीज़ें हमने देखी, क्लोरोप्लास्ट भी आपका एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, क्रोमोप्लास्ट भी आपके एनिमल सेल में नहीं पाए जाते। ओके, साथ में आपने देख लिया प्लाज्मिड्स आपके एनिमल सेल में नहीं पाए जाते। और नेक्स्ट हो गया वैक्यूल आपके प्लांट सेल में नहीं पाए जाते बच्चों। तो ये 4 बेसिस पर प्लांट सेल जो है एनिमल सेल से अलग होता है। ओके, आगे बढ़ेंगे। ये देख सकते हो ये सेल है, सेल के अंदर ये वैक्यूल्स यहाँ पास प्रेजेंट रहता है ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। दैट इज अ माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। ओके, ये अलग अलग हिस्से हैं। आगे देखिए सेल वॉल। ये सेल वॉल भी एक तरीके का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो प्लांट सेल को एनिमल सेल से अलग करता है। क्या है? अ रेजिड आउटर कवरिंग आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द सेल वॉल। मतलब एक प्लांट सेल के केस में रेजिड तरीके के आउटर कवरिंग स्ट्रक्चर होता है आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब वही है सेल के बाहर वाली स्ट्रक्चर यहाँ पास, इसमें रेजिड आउटर कवरिंग एक तरीके की स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन लोग सेल वॉल बोलते हैं। इट इज़ फाउंड मेनली फंजाई। ये कहाँ पाए जाते हैं? ज़्यादातर फंजाई में पाए जाएंगे, कुछ बैक्टीरिया में पाए जाएंगे। बैक्टीरिया में कैसे? बैक्टीरिया तो एनिमल है लेकिन एक बैक्टीरिया है बच्चों जिसका नाम साइनोबैक्टीरिया, और साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, सेल वॉल पाई जाती है। ओके, उसमें क्लोरोफिल भी पाया जाता है। एंड प्लांट सेल में पाए जाते हैं। इट इज़ फाउंड मेनली फंजाई, बैक्टीरिया एंड प्लांट सेल। इन द प्लांट सेल वॉल इज मेड ऑफ द सेलुलोज। और जो प्लांट सेल वॉल होते हैं वह सेलुलोज से मिलकर के बने होते हैं। ओके, प्लांट सेल वॉल किससे मिलकर के बने होते हैं? सेलुलोज से मिलकर के बने होते हैं। आगे बात करते हैं। ये देख सकते हो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है, ये कुछ इस तरीके का सेल के अंदर की ही स्ट्रक्चर है सेल वॉल की। ओके, अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं आप लोग। आगे बढ़ते हैं। मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं। सेल का सबसे आउटर हिस्सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, उसके ऊपर आपके सेल वॉल पाए जाते थे, लेकिन यदि एनिमल सेल की बात करूं तो एनिमल सेल के केसेस पर यह सबसे आपका बाहरी वाला हिस्सा है। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ओके, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेल का सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर होता है जो कि सेपरेट करता है किसको? सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, बाहर एक एनवायरनमेंट से सेल को अलग करता है। इट इज़ अ सेमी प्रेमेबल। लेकिन ये कैसे होते हैं बच्चों? सेमी प्रेमेबल होते हैं। सेमी प्रेमेबल का मतलब होता है बच्चों, प्रेमेबल का मतलब समझ लीजिए, फिर सेमी प्रेमेबल का मतलब ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएंगे। प्रेमेबल का मतलब होता है जिसके आर पार देखी जा सके, और सेमी प्रेमेबल का मतलब होता है जो आर पार तो देखी जा सके लेकिन थोड़ा सा धुंधला सा हमें दिखाई दे। ओके, ये थोड़ा कम दिखाई दे तब इसको हम बोलते हैं सेमी प्रेमेबल होती है। इट इज़ अ फ्लेक्सिबल, और साथ में जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वह फ्लेक्सिबल होता है एंड इज मेड ऑफ अ लिक्विड। और साथ में किससे मिलकर के बना होता है? लिक्विड से मिलकर के बना होता है, प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, प्रोटीन माइक्रोस्कोप। ओके, और इसको माइक्रोस्कोप पे आप लोग देख सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है? मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल क्यों है? क्योंकि ये हेल्प करता है सेल टू engulf in a food and the other material from its external environment. This process is called the Okay, अपन लोग बात कर रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बच्चों देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं। दैट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, आउटर साइड ऑफ द सेल, दैट इज द इनसाइड ऑफ द सेल। ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर रहती है। आगे बढ़िए, बात करते हैं डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन का मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन और नो नीड एनी काइंड ऑफ द मीडियम। ओके, तो यही है मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस फ्रॉम द रीजन ऑफ द हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और इट इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। इट्स प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन द गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, बात कर रहे थे अपन लोग ऑस्मोसिस की। सो ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो वाटर को पास करने के लिए एक प्रोसेस अपनाई जाती है जिसको अपन लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो इसमें भी यही है, रीजन ऑफ द हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ द लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू द सेमी प्रेमेबल मेम्ब्रेन। दैट मीन्स जो ऑस्मोसिस प्रोसेस है उसमें एक आपको मेम्ब्रेन की जरूरत पड़ती है जिसको अपन लोग सेमी प्रेमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, उसकी जरूरत पड़ती है। ओके, मेम्ब्रेन विच परमिट द, और एक ऐसा मेम्ब्रेन जो कि परमिट देता है कि कौन सी चीज़ को अंदर आने देना है, कौन सी चीज़ को अंदर नहीं आने देना है। ओके, तो वो इसी का काम है ऑस्मोसिस का। आगे बढ़ेंगे।
इफ़ अ सेल इज प्लेस्ड इन द मीडियम विच हैज़ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन, यदि सेल को हायर मीडियम मतलब ऐसे मीडियम पर रखे हैं जहाँ की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा है, और एंड लोअर सैल्यूट पर जो सैल्यूट है वह लोअर कॉन्सेंट्रेशन का है, और इस दैट इज द आउटसाइड सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, जबकि बाहर का जो सॉल्यूशन है वह डाइल्यूट है, तो सेल विल अगेन वाटर, जो सेल जो होंगे वो अगेन विल वाटर बाय द ऑस्मोसिस और स्वेल अप हो जाते हैं, और इस तरीके के सॉल्यूशन को अपन लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। इसके बारे में आप लोगों ने पहले ही जो अपन लोग डिस्कशन कर रहे थे उस टाइम पे, उसी टाइम पे आपने इसको पढ़ लिया था। इफ अ सॉल्यूशन इज प्लेस्ड इन द मीडियम विच हैव द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ओके, और एक ऐसे जगह पर सेल को रखा गया जहाँ की वाटर कॉन्सेंट्रेशन लो हो, तो ऐसे केसेस पर क्या बोलेंगे, सेल जो है सेफ हो जाता है और उसको हाइड्रोटोनिक, देन द सेल विल अगेन वाटर, दिस इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस, और इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका सिंगरिंग हो जाता है। एक्सो ऑस्मोसिस क्या है, व्हेन सेल आर केप्ट इन द सॉल्यूशन मोर कॉन्सेंट्रेशन, और एक ऐसा सेल जिसको मोर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन पर रखी गई हो, तो जो सेल सेप है वह हाइपरटोनिक का होता है, और दे स्टार्ट सिंकिंग, वह जो है श्रिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है, सोखना स्टार्ट कर देता है, और वाटर कम आउट, ओके, और जो वाटर है उससे बाहर निकलने लगता है, इसको अपन लोग एक्सो ऑस्मोसिस बोलते हैं। जैसे किशमिश का सिकुड़ना, किशमिश नाम सुना होगा, किशमिश का सिकुड़ना, वही कहलाता था आपका वो एक्सो ऑस्मोसिस के प्रोसेस। द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर फ्रॉम द सॉइल बाय द प्लांट रूट, ओके, तो जो पानी है वह प्लांट रूट के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, वह भी एक तरीके का क्या है, ऑस्मोसिस प्रोसेस है। इफ द वाटर कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड द सेल इज सिमिलर, यदि वाटर कॉन्सेंट्रेशन अंदर भी और बाहर भी यदि एक जैसे हैं, तो इस केसेस पर सेल के जो पार्टिकल है उसके या पार्टिकल्स है उसका मूवमेंट किसी तरीके से कहीं भी नहीं होता इस कंडीशन पे, ओके। ये देख सकते हैं, ये आपका लास्ट डायग्राम है, इसमें दो तरीके के मीडियम दिखाए गए हैं, दैट इज द शुगर मॉलिक्यूल्स, दैट इज द वाटर मॉलिक्यूल्स। जिधर वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है और जिधर कम है तो वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा से कम की ओर चले जाएंगे, जिधर शुगर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स की ओर मूव हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को अपन लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं, ओके। चलिए, यहाँ तक चीज़ें आपको समझनी थी, आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। मिलते हैं बहुत जल्द, थैंक यू सो मच।